जी, स्टार्ट करते हैं अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो वर्ड्स हैं, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री मतलब स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। इसमें होता ये है, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसको आप कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, या केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस इंटर कन्वर्जन को स्टडी किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो तरह के रिएक्शंस आप स्टडी करते हैं, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं इसमें और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, जिनको हम फर्दर भी एक्सप्लोर करेंगे। इम्पॉर्टेंस की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत सारी फील्ड्स में हमें हेल्प आउट करती है, जैसे एनर्जी स्टोरेज एंड कन्वर्जन्स जो होती हैं एनर्जी की, बैटरीज या फ्यूल सेल में जो यूज़ होता है, क्रोजन क्या है, उससे हमने प्रिवेंट कैसे करना है, इन्वायरमेंटल रिमेडिएशंस वगैरह के जो प्रोसेसेस होते हैं जिसमें पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है या पोल्यूटेड वाटर को ट्रीट किया जाता है, केमिकल सिंथेसिस के अंदर बायोमेडिकल एप्लीकेशंस होते हैं इनके, मटेरियल साइंसेस के अंदर भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज़ होती है, जिसको फर्दर आगे हम एक्सप्लोर भी करेंगे। तो थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डेवलप करने में भी। 1800s की बात करें तो अलेक्जेंडर वोल्टा जो थे उन्होंने वोल्टेक पायल सेल इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि फर्स्ट केमिकल बैटरी थी विच जनरेट अ कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिक करंट। ये वो फर्स्ट बैटरी थी जो कि मुसलसल इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रही थी। उसके बाद थोड़ी सी फर्दर डेवलपमेंट हुई, माइकल फेराडे ने लॉज फार्मूलेट किए, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिनको हमने स्टडी भी करना है। इससे फर्दर जो है एक डायरेक्शन मिली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी करने की। उसके बाद किरशफ हैं, बंसन हैं, जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंट्रोड्यूस करवाया, एनोड कैथोड के टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाएं, जो कि बड़ी बेसिक टर्म्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। थोड़ा सा फर्दर आगे आए तो 19th सेंचुरी के अंदर आर्हेनियस ने एक थ्योरी प्रपोज की थी इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन की, वो थ्योरी भी हम लोगों ने स्टडी करनी है। उसके बाद फर्दर फिर डेबाय एंड हुक्ल आ जाते हैं, उन्होंने एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के बारे में। 20th सेंचुरी के अंदर ज़रा साइंस एडवांसमेंट की तरफ जा रही थी, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई इस इरा में भी। सिग्निफिकेंस की बात करें तो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ये रिफ्लेक्ट करती है, ये शो करती है कि ये एक कम्युलेटिव एफर्ट है डिफरेंट साइंटिस्ट की, डिफरेंट रिसर्चर्स की, तो जिनकी वजह से हमें काफ़ी प्रिंसिपल्स मिले, काफ़ी रूल्स मिले, जो कि इसको डिराइव करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत वाइड रेंज एप्लीकेशंस रखती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो दो बेसिक टर्म्स हैं उनमें एक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स पे। तो कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनके हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, मतलब ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं। होता यह है कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाते हैं और उन्हीं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से इनमें कंडक्शन होती है। तो जो इनका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है उसमें एनर्जी गैप काफ़ी कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली मूव कर लेते हैं, जिस वजह से इनमें कंडक्शन की एबिलिटी होती है। सेकंड है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर वो सब्सटेंसेस होती हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती या बहुत कम होती है। दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम इजीली बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू एटम, preventing them from moving freely in response to an electric field। तो इंसुलेटर्स वो सब्सटेंसेस होती हैं, वो स्पीशीज़ होती हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट की फ़्लो को अलाउ नहीं करती। इनके वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन्स ओवरकम नहीं कर पाते, इसलिए इनमें कंडक्शन नहीं होती। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन एंड मेटेलिक कंडक्शन। कंडक्शन जो है वो भी दो तरह की होती है फर्दर, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड मेटेलिक। नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन वो होगी जो इलेक्ट्रोलाइट्स में होगी और मेटेलिक जो मेटल्स में होगी। तो नेचर ऑफ मटेरियल की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में होती है। उनकी इलेक्ट्रोलाइट आप लेंगे या मोल्टन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में, वो आयोनाइज होगा, उन आयंस के फ्लो की वजह से जो कंडक्शन होगी वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होती है। मेटेलिक कंडक्शन जो होती है ये मेटल्स में होती है,
तो इनके मेटल्स में हमें पता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होते हैं और उन्हीं इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से कंडक्शन होती है। तो चार्ज कैरियर्स जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में होते हैं वो आइंस होते हैं, आइंस चार्ज को कैरी करते हैं, आइंस फ्लो करते हैं। और मेटेलिक कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते हैं, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है वहाँ पे। मूवमेंट मैकेनिज्म की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के अंदर होते हैं आइंस, कैटाइंस भी होते हैं, एनाइंस भी होते हैं। वो अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कैटाइंस होते हैं वो उस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो कैथोड पे होता है। कैटाइंस मूव करेंगे कैथोड की तरफ, एनाइंस जो होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो मूव करते हैं उस इलेक्ट्रोड की तरफ जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज एनोड पे होता है। मेटेलिक कंडक्शन की बात करें तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करते हैं और उनकी मूवमेंट की वजह से ये होती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होगी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के अंदर, जो कि हम बैटरीज वगैरह में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह के जो प्रोसेसेस होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही होती है। मेटेलिक कंडक्शन जो है ये मेटल की करेक्टरिस्टिक होती है। तो मेटल्स के अंदर जो कंडक्टिविटी वगैरह होती है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है, वो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जिन रिएक्शंस को स्टडी करना होता है उनके लिए जो स्पेशल डिवाइस होती है वो होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। Electrochemical cell is a device that facilitate the conversion of chemical energy into electrical energy। या ये होगा कि हमने स्टार्ट में भी कहा कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये है कि या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इस सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनमें एक को एनोड कहते हैं, दूसरे को कैथोड कहते हैं। वो इमर्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशन होता है, वो मीडियम होता है जिसके अंदर आइंस होते हैं जो कि कंडक्शन को फैसिलिटेट करता है। इट कैन बी एन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन सॉल्ट, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ही फर्दर टाइप्स भी होती हैं जिनमें गैल्वानिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उनको भी ब्रीफली अभी हम देखेंगे। इलेक्ट्रोड जो है वो सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से या तो करंट एंटर होता है आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या लीव करता है। ये दो होते हैं बेसिकली, एनोड और कैथोड। एनोड जो है उस पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड जो है उस पर रिडक्शन का प्रोसेस होता है जिसका मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फंक्शन की बात करें तो इसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन भी होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और नॉन स्पॉन्टेनियस भी होता है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बेसिकली दो तरह का होता है, इसी में गैल्वानिक सेल इंक्लूड है, इसी में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो गैल्वानिक सेल जो है इसमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस का मतलब जो खुद ब खुद होता है एक्सटर्नल एजेंट के बिना, और रिडॉक्स रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे होते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है, इसमें भी होता रिडॉक्स ही है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जैसे अभी हमने ब्रीफली ऊपर भी बात की कि गैल्वानिक सेल को वोल्टेइक सेल भी कहा जाता है। गैल्वानिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वो कैटेगरी है जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा, और स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में होगा ये कि जब आप वो रिएक्शन करवाएंगे उस रिएक्शन में जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो यानी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगी। इसमें दो हाफ सेल्स होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरा रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन वाले में ऑक्सीडेशन हो रही होती है, रिडक्शन वाले में रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। ये दोनों जो है वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू सॉल्ट ब्रिज। एग्जाम्पल जो है ये बैटरीज वगैरह के अंदर यूज़ होते हैं, कुछ इस तरह से जो पोर्टेबल डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें, इलेक्ट्रो मतलब नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिक मतलब लाइसिस, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से लाइसिस हम खुद करवाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर नॉन स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वो टाइप है जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कौन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। इनमें हम लाजमी होता है कि आपने एक्सटर्नल पावर सोर्स जो है वो देना होता है, और पावर सोर्स भी मेनली डायरेक्ट करंट दिया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट जो है ना
इलेक्ट्रिसिटी यूनिडायरेक्शनल फॉर्म में चाहिए होते हैं, और जो AC होता है उसमें मतलब पोलैरिटी जो है वो रिवर्स होती रहती है, तो इसलिए वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहता यहाँ पे। तो की डिफरेंस की बात करें इन दोनों में, वो ये होता है कि गैल्वानिक सेल में जो रिएक्शन होता है, जो प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक में जो होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। सॉल्ट ब्रिज, अभी हमने कहा कि गैल्वानिक सेल में हाफ सेल अलग अलग होते हैं, तो वो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज जो है ये काम क्या करता है, ये उन दोनों जो हाफ सेल्स हैं उनके दरमियान कनेक्शन का काम करता है। वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन करते हैं, क्योंकि अगर चार्ज एक्यूमुलेशन हो जाएगी कि एक साइड पे पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा हो गए, दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा हो गए, तो इससे जो है फिर वो प्रोसेस जो है आपका वो स्टॉप भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि इलेक्ट्रिकली उन दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रल किया जाए। तो उस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, चार्ज एक्सेस को रोकने के लिए वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सॉल्ट ब्रिज, जो कि उन आयंस को माइग्रेट करवाता है, और जिस साइड पे भी जो चार्जेस ज़्यादा होने लगते हैं वो शफल हो जाते हैं दूसरी साइड पे, यूँ दोनों सॉल्यूशन जो हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स में दो वर्ड्स हैं, रेड एंड ऑक्स। रेड जो है वो रिडक्शन से लिया गया, ऑक्स ऑक्सीडेशन से। तो रिडॉक्स रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे होते हैं। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, रिडक्शन का क्या मतलब है? तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह से रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या गेन ऑफ हाइड्रोजन, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इन तीन तरीकों से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। हाफ सेल जो होते हैं या हाफ रिएक्शंस जो होते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन में सेपरेट किया जा सकता है, और फिर उन दोनों को सम करके टोटल रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो है उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, रिएक्टेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन देंगे, और रिजल्टिंगली जो है वो कैटाइन की फॉर्मेशन होगी। और जो आपके पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, जिसकी वजह से एनाइन की फॉर्मेशन होती है। और अगर एनाइन नहीं भी बन रहा, मतलब आपके पास कैटाइन था, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। कंसिडर करिए रिडॉक्स रिएक्शन है जिंक और क्यूप्रस आयन के दरमियान। तो अब हमें आगे हमने स्टडी करनी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो सीरीज आपको बताएगी कि कौन सी मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की ज़्यादा होती है। जो उस सीरीज में ऊपर आती है मेटल, वो इलेक्ट्रॉन देने की ज़्यादा टेंडेंसी रखती है। तो जिंक और कॉपर में से बात करें तो जिंक ऊपर आता है, तो जिंक की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो इसका आपने रिएक्शन करवाया क्यूप्रस आयन के साथ। तो यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रॉन देगा, जिंक जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्यूप्रस आयन जो है वो गेन करके न्यूट्रल हो जाएगा, और जिंक जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों तरह के प्रोसेसेस हो रहे हैं। जिंक जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, यानी न्यूट्रल से Zn+2 में जाना। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, यहाँ पे +2 हो गई, तो 0 से +2 में जाना। इसका मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है। क्यूप्रस आयन पे पहले चार्ज था, अब वो न्यूट्रल हो गए, तो इसका मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। यहाँ पे रिडक्शन हुई है। तो ये ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ measure of the tendency of an electrode to gain or lose electron compared to a standard हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये होता है कि आपके पास देखिए दो इलेक्ट्रोड होने ना, एक साइड पे आपका एनोड होगा, एक साइड पे आपका कैथोड होगा। तो एक साइड पे तो आपने हाइड्रोजन को यूज़ कर लिया जो कि आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन के अंदर दोनों तरह की एबिलिटी होती है, ये ऑक्सीडेशन वाले इलेक्ट्रोड का काम भी कर सकता है, रिडक्शन वाले इलेक्ट्रोड का काम भी कर सकता है। मतलब इसको आप एज आ एनोड भी यूज़ कर सकते हैं, एज आ कैथोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो साथ में जिसको आपने कपल करना है, जो दूसरा इलेक्ट्रोड आपने यूज़ करना है, उसकी एबिलिटी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, तो ये उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा। क्योंकि हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 लिया जाता है। तो जो आपके पास रीडिंग आएगी वो जाहिर सी बात है फिर दूसरे इलेक्ट्रोड की आएगी। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जो आपने दूसरा इलेक्ट्रोड कपल किया होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में उसका जो पोटेंशियल होता है उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और फिर इसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग एक सीरीज डिवाइस की जाती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन देना लाजमी होता है। वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती हैं? आपका 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर होना चाहिए, रूम टेम्परेचर होना चाहिए जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या केल्विन में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 298 केल्विन बनेगा। और जो आपने मेटल यूज़ की होगी एज इलेक्ट्रोड, उसी का ही 1 मोलर सॉल्ट जो सॉल्यूशन है वो आपने यूज़ करना होता है एज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो ये सारी कंडीशन जब आप दे देंगे, ये स्टैंडर्ड कंडीशन प्रोवाइड करने के बाद उस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा उसे कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जब वो सीरीज़ आप बना लेते हैं, उस सीरीज़ के फिर वो आपको ये बताती है कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये सारे एप्लीकेशंस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हम फर्दर स्टडी भी करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल किया है कॉपर इलेक्ट्रोड को। यहाँ से जो आपको वोल्टेज मिली वो है 0 + 0.34 वोल्ट्स। और हुआ ये कि क्यूप्रस आयन था वो कन्वर्ट हो गया न्यूट्रल कॉपर के अंदर, यानी उसने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन किए हैं। तो जिसका मतलब ये है कि कॉपर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से। उसके बाद है नेरेस्ट इक्वेशन। नेरेस्ट इक्वेशन इज एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, actual electrode potential and the concentration of reactant and product in a electrochemical cell। यहाँ पे हमने 2 वर्ड्स यूज़ किए हैं, एक हमने कहा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा हमने कहा एक्चुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो अभी हम देखते हैं। फिलहाल ये देखें कि ये इक्वेशन है क्या, E = E0 - RT/NF × log नेचुरल Q। यहाँ पे E जो है वो होता है एक्चुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E0 जो है वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, R जो है वो आइडियल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, T टेम्परेचर होता है केल्विन में, N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन द रिएक्शन के इस प्रोसेस के दौरान जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए होंगे उतने ऐड भी तो हुए होंगे ना उसी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन की शफलिंग हुई है, N वो नंबर होता है, F जो है वो फेराडेज कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू बता दी गई है, Q जो है वो रिएक्शन कोशेंट होता है जो इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हम स्टडी भी कर चुके हैं कि ये रेशियो होती है प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में और एक्चुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो आप लेते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन के साथ कि हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिया है उसी के साथ कपल करके आपने फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस का स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है। और स्टैंडर्ड कंडीशन जैसे अभी हमने ऊपर भी बात की कि क्या होती है, रूम टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में करें तो 298 केल्विन, प्रेशर आपके पास 1 एटमॉस्फेयर का होना चाहिए और जो आपका इलेक्ट्रोड होगा आपने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज़ करना है उसी का 1 मोलर सॉल्यूशन यूज़ करना है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है जो आपको बेसलाइन प्रोवाइड करती है कि आपका जो इलेक्ट्रोड है जिसको आपने हाइड्रोजन के साथ कपल कर रखा है उसके अंदर कौन सी टेंडेंसी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की या रिडक्शन रिएक्शन की। लेकिन इसके लिए लाजमी होता है कि आपकी कंडीशन स्टैंडर्ड हों। दूसरा होता है एक्चुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक्चुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रेफर टू द मेजर्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रोड एंड अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड अंडर स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशन वो वाली सेट करना लाजमी नहीं होता। आप एक्सपेरिमेंटली काम करें तो जो भी आपने एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड की हैं, जो भी आपने उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया है, जो भी आपने प्रेशर सेट किया है, जितने भी मोलैरिटी का आपने सॉलिड सॉल्यूशन यूज़ किया है, तो उस केस में जो एक्चुअल वैल्यू आपके पास आएगी वो होगी एक्चुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो वेरी नहीं करता क्योंकि उसमें तो हम सारा कुछ फिक्स कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस को आप वेरी करेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो भी चेंज होगी। यानी आप टेम्परेचर को कम ज़्यादा करें तो इससे इफेक्ट होगा, प्रेशर को बढ़ाएं कम करें मोलैरिटी को, तो इन चीज़ों का इफेक्ट एक्चुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे तो होगा, लेकिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे आपके लिए लाजमी होता है कि आपने कंडीशन को स्टैंडर्ड रखना होता है।
एप्लीकेशंस की बात करें तो जो नियरेस्ट इक्वेशन है ये अलाउ करती है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके मुताबिक तो हमने इस जो सीरीज़ है वो बना रखी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, लेकिन अगर कंडीशंस नॉन स्टैंडर्ड हैं तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं ये नियरेस्ट इक्वेशन आपको बताती है। लेकिन इस इक्वेशन की भी अपनी लिमिटेशंस हैं कि ये एक तो ज़्यादातर इसने जो बिहेवियर्स एज्यूम किए थे वो आइडियल बिहेवियर्स थे, तो लेकिन एक्चुअल में जो हैं वो नॉन आइडियलिटी की तरफ भी जा रहे होते हैं आपके सॉल्यूशंस जो होते हैं। इसी तरह से सरफेस इफेक्ट या एक्टिविटी कोफिशिएंट्स वगैरह को इन्होंने निगलेक्ट कर दिया था, इसलिए फिर इसकी अपनी भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि यहाँ से जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो प्रॉपरली एक्यूरेट नहीं होते। उसके बाद है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कंडक्टिविटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट। कंडक्टिविटी किसी भी मटेरियल की एबिलिटी होती है जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ इजीली इलेक्ट्रॉन कैन मूव थ्रू द मटेरियल इन रिस्पॉन्स टू एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है तो इलेक्ट्रॉन कितना इजीली जो है मूव कर सकते हैं, ये उस मटेरियल की कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी को एक्सप्रेस किया जाता है इस सिग्मा के साथ, आप इसको डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो साइमन्स पर मीटर होता है, या इसका दूसरा ये इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी भी होती है, यानी 1/ρ भी आप इसको ले सकते हैं और इस लिहाज से इसका यूनिट बनता है ओम मीटर। फैक्टर्स जो कंडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल, कंडक्टिविटी वेरीज ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। जैसे हमें पता है कि मेटल्स जो होती हैं उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, उनके अंदर कंडक्शन ज़्यादा आसानी से हो सकती है, लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं, जो इंसुलेटर्स मटेरियल होते हैं उनमें कंडक्शन नहीं होती, उनकी कंडक्टिविटी लो होती है। इस तरह जो टेम्परेचर की बात करें तो मेटल्स की कंडक्टिविटी जनरली डिक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करवाने के साथ। होता यह है कि अगर आपके पास मेटल है सॉलिड फॉर्म में, जो कि मेनली मेटल सॉलिड फॉर्म में ही होती है, तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो वाइब्रेटरी मोशन जो होती है वो सॉलिड पार्टिकल्स की भी इंक्रीज हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ती है। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से जो मेटेलिक कंडक्टेंस होती है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्शन की जो एबिलिटी होती है वो कंडक्टर से कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, यानी इनमें जो वैलेंस आपके पास बैंड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है उसमें एनर्जी गैप होता है। जब उनको टेम्परेचर मिलता है तो वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी बैरियर को ओवरकम कर लेते हैं, इसलिए इनमें कंडक्शन जो है वो सेमीकंडक्टर्स के अंदर बढ़ जाती है, लेकिन मेटेलिक कंडक्शन है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है। डोपिंग वगैरह का इफेक्ट भी होता है इसमें कि आपने एन टाइप डोपिंग की है तो उससे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो जाते हैं, तो इससे कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। इस तरह से पी टाइप डोपिंग करोगे तो उसका भी अपना इफेक्ट होगा। क्रिस्टल का स्ट्रक्चर भी इफेक्ट करता है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मटेरियल या क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो अरेंजमेंट है वो भी इफेक्ट करती है। अगर एक प्रॉपर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है तो उससे जो है वो कंडक्टिविटी भी हायर हो जाती है। उसके बाद कंडक्टेंस जो है ये फर्दर मोलर कंडक्टेंस भी होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी होती है। मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो इसको हम डिनोट करते हैं लैम्ब्डा एम के साथ। इज अ मेजर ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, कि आपके पास एक खास अमाउंट है सॉल्वेंट की, जब उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल ऐड कर दोगे तो जो उसकी कंडक्टेंस होगी उसे कहा जाता है मोलर कंडक्टेंस। और अगर आपने एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड किए हैं तो फिर उन सब की जब मोलर कंडक्टेंसेस को आप ऐड करोगे तो वहाँ से आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी मिल सकती है। तो लैम्ब्डा एम जो है वो इक्वल होता है K/C के। K यहाँ पे कप्पा होता है जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और लैम्ब्डा एम जो है वो मोलर कंडक्टेंस है। यहाँ पे C जो होती है वो कंसंट्रेशन होती है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की। आगे उनके यूनिट्स बता दें, ये आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है साथ। Alternatively, if you know the equivalent conductance, अभी हम बात कर रहे हैं मोलर कंडक्टेंस की, आगे हमने अभी देखना है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी क्या होती है। तो अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पता हो तो उससे भी आप मोलर कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, कि मोलर कंडक्टेंस जो है वो विल बी इक्वल टू जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी उसको आपने n पे डिवाइड करना है। ये n जो है वो उस नंबर ऑफ मोल्स होंगे उस इलेक्ट्रोलाइट के जो कि आपने वहाँ पे डिसॉल्व करवा रखे हैं। तो मोलर कंडक्टेंस जो है वो एक बड़ी यूजफुल क्वांटिटी है।
Understanding the conductivity of electrolyte solution as it provide a standardized measure of the conductivity contributed by each mole of the electrolyte. मोलर कंडक्टिविटी नाम से पता चल रहा है, तो जो हम मोल्स के लिहाज से देख रहे होते हैं, जो मोलरिटी के लिहाज से हम देख रहे होते हैं. दूसरी होती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफन डिनोटेड एज लैम्डा इक्विवेलेंट. ये ओवरऑल जो कंडक्टिविटी होती है आपके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की. It represents the conductivity contributed by all ions present in the solution, taking into account their individual molar conductivities and stoichiometric coefficients. मेनली जो डिफरेंस होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में और मोलर कंडक्टेंस में वो ये होता है कि मोलर कंडक्टेंस हम देखते हैं मोलरिटी के लिहाज से, जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होते हैं ये हम देखते हैं नॉर्मेलिटी के लिहाज से. ये नॉर्मेलिटी क्या होती है वो भी अभी हम देखते हैं. यानी आप इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं, कंडक्टेंस ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस. कि आपके पास सॉल्यूशन का वो वॉल्यूम जिसमें इलेक्ट्रोलाइट 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो, उसकी जो कंडक्टेंस होगी उसे कहा जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कप्पा ओवर सी. वहाँ पे भी कप्पा ओवर सी ही था, लेकिन वहाँ पे जो कंसंट्रेशन थी वो हम मोलरिटी के लिहाज से लेते थे. यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होती है वो हम नॉर्मेलिटी के लिहाज से लेते हैं, और नॉर्मेलिटी में जो मेन चीज़ होती है वो ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं. अच्छा, ये है कि हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं. अगर आपको पहले हमने देखा था कि अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस गिवन हो तो हम मोलर कंडक्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, और अगर मोलर कंडक्टेंस गिवन हो तो आपने उसको सी कंसंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी मिल जाएगी. जो मेन डिफरेंस था वो था नॉर्मेलिटी का. नॉर्मेलिटी है क्या? नॉर्मेलिटी इज अ मेजर ऑफ कंसंट्रेशन यूज्ड इन केमिस्ट्री, स्पेसिफिकली इन सॉल्यूशन कंटेनिंग रिएक्टिव स्पीशीज लाइक एसिड, बेसिस आर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट्स जो होते हैं. नॉर्मेलिटी जो है ये भी होता, मतलब मोलरिटी हम क्या कहते थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डीएम क्यूब में हम लेते थे. नॉर्मेलिटी में हम लेते हैं, इसका जो फार्मूला होता है वो भी n/v ही होता है, लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हम लेते थे, यहाँ पे हम लेते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट. ये ग्राम इक्विवेलेंट्स है क्या? द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इम्पॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग नॉर्मेलिटी. अ ग्राम इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट प्रोवाइड 1 मोल ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स. आयन, मॉलिक्यूल, एटम जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट वो अमाउंट होगी सब्सटेंस की जो आपको 1 मोल आयन, अगर तो मतलब वो आयोनाइज होने वाली है तो 1 मोल आयन्स दे दे. फॉर एग्जांपल एसिड है आपके पास, तो एसिड जो है उसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब ये होगा कि वो आपको 1 मोल हाइड्रोजन आयन्स दे दे. अगर बेस है तो उसके केस में 1 मोल हाइड्रोक्सिल आयन आपको मिलने चाहिए. तो वो सब्सटेंस जो आपको 1 मोल जो है उस रिएक्टिव स्पीशी का प्रोवाइड करते वो उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है. जैसे HCl में तो हमारे पास एक ही हाइड्रोजन होता है, लेकिन अगर हम बात करें H2SO4 की, तो H2SO4 जब डायरेक्टली आयोनाइज होता है तो इसमें से 2 हाइड्रोजन मिलते हैं, तो हमें 1 मोल लेना है, हमें 1 हाइड्रोजन लेना है. तो जो H2SO4 का टोटल वेट होता है, जो टोटल मैस होता है, उसका आपने हाफ लेना है, तो वो उसका ग्राम इक्विवेलेंट मैस हो जाएगा, या ग्राम इक्विवेलेंट वेट आप उसको कह सकते हैं. सेम रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे हमने कहा कि एसिड के केस में हम हाइड्रोजन आयन को रेफरेंस लेते हैं, बेस के केस में हाइड्रोक्सिल को. तो जो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं उनमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन द रिएक्शन. तो रिडॉक्स रिएक्शन के केस में कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव हुए हैं, और जितने लॉस होते हैं उतने का गेन भी होता है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए. उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन. तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है उसमें प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का. इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू डिराइव नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन. जैसे अभी मैंने कहा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एक्सटर्नली एनर्जी हम खुद प्रोवाइड करते हैं.
उस जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं उसके रिजल्ट में फिर जो कंपाउंड होता है वो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में डिकम्पोज होता है। तो इस दौरान लाजमी होता है कि आपने एक्सटर्नल पावर सोर्स प्रोवाइड करना होता है। इसकी बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या करते हैं कि मेटल की एक लेयर के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर चढ़ाते हैं। तो डेपोजिशन ऑफ अ थिन लेयर ऑफ मेटल ऑन टू अ सब्सटेंस फॉर डेकोरेटिव और फंक्शनल पर्पसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो एक लेयर के ऊपर मेटल की दूसरी लेयर को चढ़ाना, जिसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए की जाती है। वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस का फिनोमिना यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि ये काम हो रहा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इस तरह से क्लोरीन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हम जो सेल यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। इस तरह से इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के लिए, जैसे आपने मेटलर्जी का प्रोसेस परफॉर्म करवाया, उसमें आपने एक मेटल की एक्सट्रैक्शन को कंप्लीट किया, उसके बाद उस मेटल को आप रिफॉर्म करना मतलब रिफाइन करना चाहते हैं, खालिस बनाना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी परफॉर्म की जाती है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो ज़्यादातर स्टडी किया जाता है वो डाउन सेल और नेल्सन सेल को होता है। तो डाउन सेल में हम क्या करते हैं, मेनली सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस तरह नेल्सन सेल में कास्टिक सोडा की फॉर्मेशन। तो ये सारे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसेस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी एक बहुत कॉमन एग्जांपल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी है। ये मेनली इलेक्ट्रोलाइसिस जो वाटर की करवाई जाती है, ये फ्यूल सेल्स में करवाई जाती है, जिसमें एनर्जी की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बॉन्ड ब्रेकेज होता है और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होता है। Electrolysis of water is a key process for hydrogen production, which is utilized as clean and renewable energy source in fuel cells and other applications. तो फ्यूल सेल्स में ये इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो वाटर की परफॉर्म करवाई जाती है। फ्यूल सेल्स भी एनर्जी का सोर्स होते हैं, जो कि आगे हमने स्टडी करनी है। ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ जो है बेसिकली स्टडी तो फिजिक्स के अंदर किया जाता है, लेकिन चूंकि ये भी वोल्टेज और करंट को रिलेट करता है तो इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी इनको ऐड किया जाता है। ओहम्स लॉ जो है वो जर्मन फिजिस्ट थे, जॉर्ज साइमन ओहम इनका नेम था। इन्होंने ये प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करवाया था जो कि रिलेट करता था वोल्टेज को और इलेक्ट्रिक करंट को। इन्होंने कहा था कि जितनी ज़्यादा वोल्टेज आप प्रोवाइड करते हैं करंट भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो V यहाँ पे वोल्टेज है, I यहाँ पे करंट है जो कि फ्लो करता है उस सर्किट के अलोंग, और R जो है वो रेजिस्टेंस होती है। तो ओहम ने जो बेसिकली रिलेट किया था वो करंट और वोल्टेज को किया था। अगर आप इसको विजुअलाइज करना चाहें तो थोड़ा सा इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब हम सुनते हैं तो हमें वोल्टेज और करंट ज़रा सिमिलर से टर्म्स लगती हैं। वोल्टेज को आप यूँ समझ लें कि आपके पास एक वाटर पाइप है, उसमें से वोल्टेज जो है वो वाटर प्रेशर है, मतलब वाटर जिस प्रेशर के साथ वहाँ से मूव कर रहा है वो उसको आप रिलेट कर लें वोल्टेज के साथ। और उसमें अब जो प्रेशर है वाटर का, उसका रेट ऑफ वाटर फ्लो के साथ क्या रिलेशन है। जाहिर सी बात है रेट ऑफ वाटर फ्लो ज़्यादा होगा तो वाटर प्रेशर ज़्यादा होगा ना। तो वो जो रेट ऑफ वाटर फ्लो है उसको आप करंट एज्यूम कर लें। और रेजिस्टेंस जो है वो ऑब्स्टेकल्स हैं जो कि वाटर फ्लो को इम्पीड करना चाह रही हैं, रोकना चाह रही हैं। एप्लीकेबिलिटी, जो ओहम्स लॉ है ये काफ़ी वाइड रेंज पे एप्लीकेबल होता है। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में ये एप्लीकेबल है, रेजिस्टर्स वगैरह इसको मतलब उनके अंदर ये होता है एप्लीकेबल। लेकिन फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि कुछ मटेरियल्स जो हैं वो इसको फॉलो नहीं करते। मेनली जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर्स वगैरह कुछ होते हैं या डायोड्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे ये ज़रा फिर लिमिटेड हो जाता है। कॉलरस लॉ, इसको हम कॉलरस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस भी कहा जाता है। ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अगर हम इस वर्ड पे भी गौर करें तो कॉलरस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो आज़ादाना उनकी माइग्रेशन होगी। ये डिफाइन करता है या ये एप्लीकेबल होता है जब आपका जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइटली डाइल्यूट है, कि मैक्सिमम जितनी डाइल्यूशन पॉसिबल थी आपने उसको इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया। उस केस में मोलर कंडक्टिविटी या जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है उस पे इफेक्ट कॉलरस ने बताया था। इसकी स्टेटमेंट ये है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन के वर्ड से आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा
वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो चुका होगा, क्योंकि इनफाइनाइट एक लामहदूद हद तक डाइल्यूट आपने उसको कर दिया है, तो उस केस में वो फुली आयोनाइज हो चुका। इवन कि अगर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होगा वो भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कम्प्लीटली आयोनाइज हो चुका होगा। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस which each multiplied by the number of ion produced by one mole of the electrolyte upon complete dissociation। इस लॉ के मुताबिक इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जब आपका इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट या आयोनाइज हो चुका होगा, तो उस टाइम कंडक्टेंस के लिए हर आयन जो होगा, मतलब आप जब वो आयोनाइज होगा आपका इलेक्ट्रोलाइट, तो वहाँ से आपको कैटाइंस भी मिलेंगे, एनाइंस भी मिलेंगे, तो वो कैटाइंस भी कंट्रीब्यूट करेंगे टोटल कंडक्टेंस में, और जो एनाइंस हैं वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे टोटल कंडक्टेंस में। तो दूसरे वर्ड्स में इसी को आप यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि दिस लॉ स्टेट दैट एन इलेक्ट्रोलाइट्स equivalent conductivity at infinite dilution equal to the sum of its cations and anions conductances। यानी आप ये समझ लें कि जो आपके पास लैम्डा होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो इक्वल होगा जो कैटाइंस के, मतलब उसमें जो कैटाइंस की वजह से कंडक्टेंस हो रही है और जो एनाइंस की वजह से कंडक्टेंस हो रही है, तो ये आइंस जो है वो फुली कंट्रीब्यूट करेंगे टोटल कंडक्टेंस को फाइंड करने के लिए। यही था कॉलरिश लॉ, जो कि इसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आइंस भी कहा जाता है। वो इसलिए कहते हैं कि दिस लॉ एज्यूम दैट द आइंस इन सॉल्यूशन मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर अनइफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर आइन। देखिए ये बड़ी एक आइडियल सी वैसे सिचुएशन है कि ये कंसीडर करना कि जो आइंस वहाँ पे प्रेजेंट हैं वो आइन, हर आइन इंडिपेंडेंटली मूव करेगा, यानी उनके अंदर जो अट्रैक्शन है वो किसी टाइप का नहीं है। लेकिन ये आप सिर्फ उस सूरत में अटेन कर सकते हैं अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, उस टाइम इंट्रैक्शन जो है वो मिनिमल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बढ़ गई या डाइल्यूशन कम हो गई, तो उस केस में फिर यहाँ इंट्रैक्शन भी तो होगा ना आइंस के दरमियान कुछ ना कुछ, तो वो फिर इफेक्ट करेगा, फिर वो आइंस इंडिपेंडेंटली माइग्रेट नहीं कर सकेंगे। तो ये जो है लॉ कॉलरिश का वो वैलिड होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है। द लॉ अप्लाइज स्पेसिफिकली टू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो आइंस जो हैं वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट कर सकते हैं और उन्हीं के सम से आपको टोटल कंडक्टेंस मिलती है। तो एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशन की बात करें तो जो कॉलरिश लॉ इज ऑफन यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आइन इन सॉल्यूशन। कि अगर आपके पास आपको अगर टोटल कंडक्टेंस सॉल्यूशन की बता दी जाए और एक आयन की पता हो, तो दूसरे की आप वहाँ से बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको टोटल कंडक्टेंस भी पता हो और फॉर एग्जांपल केटाइन की भी पता है, तो एनाइन की फाइंड करना फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है। लिमिटेशंस हैं इसकी, जैसे अभी हमने कहा कि ये लॉ जो है ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन के टाइम पे ही एप्लीकेबल होता है। अगर कंसंट्रेशन टाइम ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशंस की बात करें तो इसकी मदद से अगर हमें किसी एक जो कैटाइन या एनाइन में से किसी एक की कंडक्टेंस का ना पता हो तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लिमिटेशंस यही हैं इसके कि कॉलरिश लॉ जो है वो प्रोवाइड करता है यूजफुल एक्सपेरिमेंट अप्रॉक्सीमेशन फॉर प्रेडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस में तो ये एप्लीकेबल होता है क्योंकि उस टाइम आइन का जो इंट्रैक्शन है या आइन का सॉल्वेंट के साथ इंट्रैक्शन है वो काफ़ी मिनिमल हो जाता है। लेकिन अगर जो है थोड़ा से कंसंट्रेशन आपके इलेक्ट्रोलाइट की बढ़ गई या डाइल्यूशन कम हो गई तो उस केस में फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है इज अ सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ मेटल ऑन टू अ कंडक्टिव सबस्ट्रेट यूजिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कि एक सब्सटेंस के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर चढ़ाना, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए मेनली 3 कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। पहली बात तो नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज़ कर रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी हमें खुद प्रोवाइड करना पड़ेगी, क्योंकि इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। तो इट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स। वो 3 मेन कंपोनेंट्स ये होते हैं कि एक तो वो सब्सटेंस जिसके ऊपर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं और जिसकी करना चाहते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होना, और चूंकि नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है तो एक्सटर्नल पावर सोर्स का होना भी ज़रूरी है। फिर एक प्रॉपर सेटअप होता है जिसमें एनोड आप उस मेटल का बनाते हैं जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने करना होती है, कैथोड जिस पर करना होती है, और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो भी सूटेबल होता है आपके लिए, और फिर हम उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। एप्लीकेशंस क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के? इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वाइडली यूज़ होती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए, फंक्शनल पर्पसेस के लिए, या प्रोटेक्टिव पर्पसेस के लिए। डेकोरेटिव कोटिंग्स जो हैं ज्वेलरी वगैरह के ऊपर, या मतलब कुछ ऐसी खूबसूरत बनाने के लिए चीज़ों को सम टाइम उनके ऊपर प्लेटिंग की जाती है। कुछ फंक्शनल कोटिंग्स होती हैं जो कि रेजिस्टेंस इम्प्रूव करने के लिए, क्रोजन से बचाने के लिए की जाती हैं। प्रोटेक्टिव कोटिंग जो होती हैं वो भी इसी मकसद के लिए की जाती हैं कि जंग ना लगे आपकी मटेरियल को, या वो आसानी से डिग्रेड ना हो, वो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से टार्निश ना हो, उसकी सरफेस ख़राब ना हो। तो इन सारे पर्पसेस को अटेन करने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग परफॉर्म की जाती है। एडवांटेजेस यही हैं इसके कि एक तो कंट्रोल ओवर कोटिंग थिकनेस एंड कंपोजिशन, कि आपको फिर मतलब आपकी जो लेयर होती है वो भी ज़रा थिक हो जाती है, यानी एक सबस्ट्रेट के ऊपर, एक सब्सटेंस के ऊपर जब दूसरी लेयर चढ़ जाएगी उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, शेप इंप्रूव हो जाएगी। और ये काम आप उस सूरत में करते हैं जब कॉस्ट इफ़ेक्टिविटी भी हो। इंडस्ट्रियल लेवल पे जो भी प्रोसेस परफॉर्म करवाया जाता है उसमें कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस को ज़रूर कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। कल इसी का ही हमने सेकंड पार्ट कम पढ़ना है, जिसमें हम कुछ लॉस वगैरह जो रहते हैं उनको इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। अब इसको आप लोगों ने स्टडी कहाँ से करना है? वहीं एफएससी की बुक से सबसे पहले तो, फिर फिज़िकल केमिस्ट्री बीएससी से, और फिर फिज़िकल केमिस्ट्री बाय बीएस भल। तो यहाँ से आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से स्टडी करना है।